मैं राष्ट्र की संगिनी हूं, मैं हिंदी हूं। मैं राष्ट्र निर्मात्री शक्ति हूं। मैं वसुतत्व के संगम और संयोग का समन्वय करती हूं। मैं विज्ञानमय हूं, भाषाविद और शब्दशास्त्री मुझे नाना रूप देकर विविध प्रकार से प्रतिष्ठापित करते हैं। ऋग्वेद का ये उद्घोष शाश्वत है। हजारों वर्ष पूर्व के वैदिक वाङ्मय की श्रुति परंपरा से लेकर वर्तमान समय की सूचना प्रौद्योगिकी तक राष्ट्र निर्मात्री शक्ति के रूप में भाषा की महती भूमिका रही है। भारत राष्ट्र के मानस में ज्ञान प्राप्ति का आधार हमारी श्रुति परंपरा रही है। हमने लौकिक और अलौकिक समस्त ज्ञान को सुनकर सीखने की क्षमता विकसित की है। यह भारत की मेधा के चरम विकास का साक्षात प्रमाण है। ऋग, साम, यजुः और अथर्व 4 वेदों, ब्राह्मण और आरण्य ग्रंथों, उपनिषदों और पुराणों, संहिताओं, स्मृतियों, योग और व्याकरण शास्त्र के अथाह ज्ञान को हमने सुनकर और सुनाकर हजारों वर्षों तक जीवित रखा है। जीवन जीने की कला, प्रकृति का संतुलित उपयोग और पर्यावरण संरक्षण, आयुष, कृषि, ज्ञान और विज्ञान, दर्शन और आध्यात्म, युद्ध कौशल, भाषा और व्याकरण, यह समस्त ज्ञान पुंज हमने श्रुति की समृद्ध परंपरा से प्राप्त किया है। इसी कारण हमारी सभ्यता हजारों वर्षों से जीवित है। इन हजारों वर्षों की सभ्यता ने दुनिया में एक नई संस्कृति को जन्म दिया है, जिसे हम भारतीय संस्कृति के नाम से जानते हैं। वाणी हमारी इसी परंपरा का अभिन्न अंग और वाहक रही है। भारतीय मनीषियों ने कालांतर में इस वाणी को लिपिबद्ध करने का पुनीत कार्य किया है, जिससे विश्व भर के ज्ञान पिपासु लोग हमारी ओर आकर्षित हुए और इस ज्ञान को पाने के लिए उद्यत हुए। कहते हैं जीवित भाषा यानी जिंदा जबान और बहता नीर एक जगह नहीं ठहरता। उसमें परिवर्तन अवश्यम भावी है। उसका नए नए रूपों में विकास होना अपरिहार्य घटना है। भाषा तो सभ्यता को संस्कारित करने वाली वीणा है। इसके सैकड़ों तार जब झंकृत होते हैं, सक्रिय होते हैं, तो यह संस्कृति को शब्द देने वाली वाणी बनती है। भाषा की विकास यात्रा वैदिक और लौकिक संस्कृत से होते हुए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के रूप में विकसित हुई। यह भाषा देवनागरी लिपि से पल्लवित होकर खड़ी बोली हिंदी में रूपांतरित हुई। इस नई भाषा ने हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक भारतीय मानस और संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का अद्वितीय कार्य किया। इस खड़ी बोली को आज हम सब हिंदी कहते हैं। हजार वर्ष से अधिक के इस कालखंड में विभिन्न शासन व्यवस्थाओं के कारण हिंदी, द्रविड़, तुर्की, फारसी, अरबी, पुर्तगाली और अंग्रेजी आदि भाषाओं से प्रभावित हुई और भारत की आत्मा संस्कृत और अन्य भाषाओं तथा बोलियों के शब्द भंडार से पुष्ट हुई। इसकी धमनियों में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मारवाड़ी, मैथिली, भोजपुरी, गुजराती, मराठी, बांग्ला आदि समस्त भारतीय भाषाओं की चेतना समाहित है। यानी भारत की जनचेतना का स्वर इस नई भाषा ने अंगीकार कर लिया है और धीरे धीरे ये भारत की सामासिक संस्कृति की पोषक भाषा बन गई। यही हिंदी है। फारस मूल के अमीर खुसरो ने जब इस जुबान को हिंदी नाम दिया तो शायद उन्हें भी ये भान नहीं होगा कि एक दिन यही हिंदी भारत के भाल पर बिंदी बनकर सजेगी और जन जन की भाषा बनेगी। अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने के लिए
और स्वराज स्थापित करने के लिए भारत के जन जन को जोड़ना जरूरी था, यानी उसकी शक्ति को संगठित करना आवश्यक था। इसलिए एक लिंग्वा फ्रैंका अर्थात एक ऐसी जनभाषा की आवश्यकता थी जिसमें सहजता और सरलता हो, जो आवाम की भाषा हो, जिसे लोग समझते हों, जिसमें अखबार निकल सके, जिसके माध्यम से संवाद हो सके, जिसमें वीर रस की, देशभक्ति की, आत्मसम्मान की, अपनी संस्कृति की, अपने गौरवशाली इतिहास की बात कही जा सके, जिसमें जनप्रतिनिधि और आजादी के परवाने अपने भावों को जन जन तक पहुंचा सके, वह भाषा बनी हिंदी। लगभग 200-250 वर्ष पहले अकाल से ग्रस्त, भूख से त्रस्त, असहाय और गरीब लोगों को रोजी रोटी का भरोसा देकर 7 समंदर पार ले जाया गया। ये लोग अपने अपने अंचलों की भाषा, बोली और संस्कारों के साथ हजारों मील दूर अनजान देशों में निर्यात कर दिए गए। इनके पास जो धरोहर थी वो थी हनुमान चालीसा और रामचरितमानस का गुटका, और थे कुछ कंठस्थ लोकगीत और भजन। ये लोग गिरमिटिया मजदूरों के रूप में विश्व भर के विभिन्न देशों, दक्षिण अफ्रीका, कीनिया, युगांडा, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिडाद, गुयाना, सूरीनाम आदि देशों में गए। इन भारतवंशियों ने अपने श्रम तथा ज्ञान से हिंदी को कई नए रूप दिए, जैसे सरनामी हिंदी, गुयानी हिंदी, नेताली हिंदी और फिजीबात इत्यादि। यही हिंदी कभी स्वामी दयानंद की हिंदी बनी, तो कभी विवेकानंद और गोखले की हिंदी बनी, कभी तिलक और गांधी की हिंदी बनी, तो कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हिंदी, कभी सुब्रमण्यम भारती की हिंदी बनी, तो कभी टैगोर की हिंदी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो और मेरा रंग दे बसंती चोला। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, दिल्ली चलो और जय हिंद, जय जवान जय किसान, ऐसे नारे और गीतों की भाषा बनी यह हिंदी। हमारे राष्ट्रगान जन गण मन का स्वर बनी यह हिंदी। इस जन भाषा के माध्यम से भारत ने एक विशाल अटूट श्रृंखला का रूप धारण कर लिया। इस कड़ी में अनेक अग्रणी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं जैसे उद्दंड मार्तंड, हिंदी केसरी, प्रताप, सरस्वती, हंस, कादम्बनी आदि ने महत्वपूर्ण और व्यापक योगदान दिया। हिंदी के इंद्रधनुष में 17 छटाएं हैं। इसमें चंदवरदाई हैं, अमीर खुसरो हैं, विद्यापति और जायसी हैं, सूर, तुलसी, नानक और कबीर हैं, रहीम हैं, रसखान हैं, बिहारी और केशव हैं, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंत, महादेवी वर्मा, निराला और प्रसाद हैं, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, बच्चन और माखनलाल चतुर्वेदी हैं, मुंशी प्रेमचंद, रेणु और भीष्म साहनी हैं, और न जाने कितने विचारक, चिंतक, कवि और लेखक हैं इस इंद्रधनुष की 17 छटा में। आजादी के बाद आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा हिंदी फिल्मों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें टेलीविजन के छोटे पर्दे के अनेक लोकप्रिय धारावाहिक जैसे रामायण, महाभारत, भारत एक खोज, चाणक्य, हम लोग, बुनियाद आदि ने घर घर में हिंदी पहुंचाई। लोकप्रिय हिंदी फिल्मों और उनके गीतों ने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी हिंदी की पहचान बनाई। मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, भारत का रहने वाला हूँ,
भारत की बात सुनाता हूँ। ऐसे हजारों गीत आज भी लोगों की जबान पर हैं। दादा साहेब फाल्के, सत्यजीत रे, राज कपूर, देविका रानी, ऋषिकेश मुखर्जी, यश चोपड़ा, गुरुदत्त, दिलीप कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, ऐसे कलाकारों ने फिल्मों के माध्यम से जन जन के बीच हिंदी को लोकप्रिय बनाया। अपने भावनात्मक संवादों, समसामयिक विषयों, गीत संगीत और मनोरंजन के प्रभावशाली माध्यम से हिंदी सिनेमा ने भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। हिंदी सिनेमा ने देश विदेश में करोड़ों भारतीयों और विदेशियों को जोड़ा है। हिंदी भाषा को नए मुहावरे दिए हैं और समग्र विश्व में हिंदी सीखने का माध्यम बनी है। करोड़ों भारतवासियों के संघर्ष और हजारों देशभक्तों के त्याग और बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ। हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा में एक मत से राजभाषा का दर्जा दिया। विदेशों में रह रहे भारतवंशियों, अनिवासी भारतीयों और भारत के बारे में जानने तथा हिंदी भाषा सीखने के इच्छुक विदेशियों के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना की गई है। सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में किया जाए, इस महती कार्य को करने के लिए वर्ष 1971 में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई। सरकारी कार्यालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को गति देने के लिए एक सर्वोच्च स्तर की समिति की आवश्यकता महसूस की गई और फलस्वरूप 1967 में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन किया गया। इस समिति ने राजभाषा के प्रयोग के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो इस दिशा में मील का पत्थर है। इस प्रकार लगभग प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्य किए गए। 25 जून 1975 को गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग की स्थापना की गई। अपनी स्थापना के तत्काल बाद राजभाषा विभाग ने सरकारी कार्यालयों में हिंदी में काम करने के लिए 1976 में राजभाषा संबंधी नियम बनाए। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 1976 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन भी किया गया। राजभाषा विभाग के गठन के बाद राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के कार्य में तेजी आई और गतिविधियों में गुणात्मक सुधार आया। राजभाषा संबंधी नियमों के कार्यान्वयन के लिए इस विभाग ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अब तक पूरे देश में 453 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जा चुका है। इन नराकासों ने संपूर्ण भारत को आपस में जोड़ने का कार्य किया है और हिंदी के प्रचार प्रसार को नई ऊर्जा प्रदान की। हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की दृष्टि से राजभाषा विभाग विदेशों में भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन कर रहा है। राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न कार्यालयों, मंत्रालयों तथा अधिकारियों कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। हिंदी भाषा को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़े बिना इसका प्रभावी प्रचार, प्रसार और कार्यान्वयन संभव नहीं है। इसीलिए राजभाषा विभाग अपने सभी कार्यों को सूचना प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ने की पहल कर रहा है, जैसे लीला सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप का निर्माण, मशीन अनुवाद के लिए मंत्रा राजभाषा टूल का विकास, श्रुत लेखन, ई महाशब्दकोश का निर्माण, अनुवाद का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और प्रशासन, मानविकी, विधि, ज्ञान, विज्ञान, बैंकिंग, तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित समस्त शब्दावलियों का संकलन करने की कार्य योजना के तहत
बृहद राजभाषा शब्दावली का संकलन की बड़ी पहल है। विभाग मेमोरी आधारित अनुवाद टूल विकसित करने के लिए भी प्रयासरत है। इससे अनुवाद कार्य में लगने वाले अत्यधिक समय और श्रम दोनों की बचत होगी। हमने हिंदी की उत्पत्ति से लेकर उसके विकास के अनेक सोपानों की यात्रा की है। इस पावन अवसर पर हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि इस हिंद की वाणी को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मैं ये मानता हूँ कि जैसे ब्रिटेन का राज्य कहा करता था कि ब्रिटेन के साम्राज्य पर कभी सूर्यास्त नहीं होता, उसी तरह हिंदी के प्रचलन पर अभी भी सूर्यास्त नहीं होता, कि हिंदी पर कभी सूर्य डूबता नहीं। हिंदी को काम काज में अधिकाधिक व्यवहार में लाने का जो क्रम चल रहा है उसे और तेज किया जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी भाषा में बोलेगा। भारत वह देश है जहां मानवता का 6वां हिस्सा आबाद है। दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ घर से दिया जलाए। आहुत बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने